आप सभी को नमस्कार। अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रश्न है, विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक और राजनैतिक हितों के लिए वन्य जीवों के शिकार की परमिट देना जैव विविधता के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इस पर आपको अपने विचार देने हैं। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर दे रहा हूं। विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक और राजनैतिक हितों के लिए वन्य जीवों के शिकार की परमिट देना जैव विविधता के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इस पर आपको अपने विचार देने हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न में शुरुआत, आप जैसा कि जानते हैं, प्रस्तावना से हमें शुरुआत करनी होती है। तो अपने इस उत्तर के, जब हम इस उत्तर को लिखना प्रारंभ करते हैं तो प्रस्तावना में क्या डालना है, क्योंकि हमने प्रश्न में पढ़ा कि विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए वन्य जीवों के शिकार की परमिट दी जा रही है। तो हमें शुरुआत करने हैं अपने उत्तर की कि जैसा कि विकास की गतिविधियों के कारण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण, जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जिस तरह से जंगलों का ह्रास हो रहा है, जंगलों पर जो है मानवीय गतिविधियों के कारण जंगल समाप्त हो रहे हैं, ऐसे में वन्य जीव तो विलुप्त हो ही रहे हैं। साथ ही यदि कुछ देशों द्वारा, जहां एक तरफ वन्य जीव पहले से समाप्त हो रहे हैं विकास के चरण में, विकास गतिविधियों के कारण समाप्त हो रहे हैं, वहीं पर खुली परमिट देना, खुली शिकार की परमिट देना उनके विलुप्त की दर को दोगुना कर देता है। जानवरों के विलुप्त की दर को, जानवरों के शिकार की दर को ये जो परमिट दे देते हैं, इससे क्या होती है, स्पीड जो है वो हमारी दोगुनी हो जाती है। तो प्रस्तावना में आपको इन चीजों के बारे में बताना है कि किस प्रकार से कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए वन्य जीवों के साथ साथ जैव विविधता को भी हानि पहुंचा रहे हैं। कैसे? एक प्रकार से इसमें आगे और आप जोड़ सकते हैं क्या, कि विभिन्न समय अंतरालों पर वैश्विक स्तर पर जहां दावानल की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहां भी वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है, वन्य संपत्ति का नाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐसे में यदि देशों द्वारा आर्थिक हितों के लिए वन्य जीवों के संरक्षण की परमिट दी जाती है तो निश्चित रूप से समस्त विश्व को एक साथ आकर इसका विरोध करना चाहिए। निश्चित रूप से ये निराशाजनक है। इन चीजों को आप प्रस्तावना में लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन बॉडी में जाना है। प्रस्तावना में आपने बता दिया कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के कुछ देश ऐसे हैं जो वन्य जीव संरक्षण के लिए बेहतर कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जो खुली परमिट दे रहे हैं। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर विकास गतिविधियों के कारण दिन प्रतिदिन वनों का ह्रास हो रहा है, वन्य जीवों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में खुली परमिट जो है वन्य जीवों के जो विलुप्ति की दर है उसको बढ़ा देती है, उसको तीव्र कर देती है। निश्चित रूप से ये निराशाजनक है। इसके बाद आपको मुख्य बॉडी में आ जाना है, मुख्य भाग में अपने उत्तर के आ जाना है। अब अपने उत्तर के मुख्य भाग में सबसे पहले आप उन देशों के बारे में, उन जीवों के बारे में बताएंगे जिनको मारने की परमिट दी जा रही है या जिन जीवों का शिकार खुलेआम हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम उत्तर की शुरुआत करते हैं, अपने प्रस्तावना हमने लिख लिया, मुख्य भाग की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या शुरुआत करनी है, अभी हाल ही का घटनाक्रम था पाकिस्तान के हावुबारा बस्टर्ड। तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि देशों द्वारा वर्तमान समय में सभी देश अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को तवज्जो दे, राजनीतिक हितों को वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता पर तवज्जो दे रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा गल्फ के राजकुमारों के लिए हावुबारा बस्टर्ड, जो कि IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, उसके द्वारा उसको हावुबारा बस्टर्ड के मारने की परमिट, शिकार की परमिट देना निश्चित रूप से निराशाजनक है। सिर्फ अगर पाकिस्तान परमिट दे रहा है तो किस बेस पर दे रहा है, किस आधार पर? सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए दे रहा है कि यदि हम परमिट देते हैं तो उस देश से हमारा संबंध बेहतर बना रहेगा और हम उससे कुछ आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, राजनीतिक लाभ हमारा हो सकता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की शिकार की परमिट दी गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से ऊंटों की शिकार की परमिट दी गई है, उन चीजों को आप लिख सकते हैं मुख्य भाग में। इसके बाद आप चले जाएंगे बोत्सवाना में क्या किया गया था, हाथियों को मारने की परमिट दी गई थी। वहां पे बोलते हैं ट्रॉफी,
एक ट्रॉफी होती है, उसमें क्या किया जाता है कि सैकड़ों मतलब लाइसेंस निर्गत कर दिए जाते हैं और उसके अंतर्गत किया जाता है वन्य जीवों के शिकार की परमिट दी जाती है। मतलब जो ट्रॉफी हंटिंग होती है, इसमें जिस भी जीव की हत्या के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है ट्रॉफी हंटिंग, तो उस जीव का जो सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे उम्र में भी सबसे बड़ा और सबसे जो अच्छा तंदुरुस्त होता है जानवर, उसको मारने की परमिट दी जाती है। मतलब यदि हाथियों की मारने की परमिट बोत्सवाना द्वारा दी गई थी, जो कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण उसको वापस लेना पड़ा, कैंसिल कर दिया उसने, लेकिन यदि उसने परमिट दिया था तो उसका उद्देश्य था जो हाथी उम्र में बड़े हैं, जो विशालकाय हाथी हैं, ट्रॉफी हंटिंग के द्वारा उनकी संख्या को कम करना। तर्क था बोत्सवाना का, जो तर्क था उसके बाद में अभी हम आगे बात करेंगे कि उसने तर्क क्या दिया था इनको मारने की। लेकिन जब बात हाथियों के मारने, अन्य जानवरों की बात अलग होती, क्योंकि हाथी एक सामाजिक प्राणी होते हैं और हाथी जो होते हैं वो अपने पूर्वजों से, जो उनके सीनियर होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनसे सीखते हैं। जो हाथी के बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी हैं। यदि ऐसे समय में बोत्सवाना द्वारा जो परमिट दी गई थी, यदि वो जारी होती तो इससे क्या नुकसान हो सकता था कि हाथी जो कि सामाजिक प्राणी है, यदि उनके बड़े जो है उनका शिकार कर लिया जाता, क्योंकि ट्रॉफी हंटिंग में बड़ों का ही शिकार किया जाता है, यदि उनका शिकार कर लिया जाता तो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर जाते हैं, उनको जो गतिविधियां सिखाई जाती हैं, जिस तरह से उनको सामाजिक वातावरण दिया जाता है हाथियों द्वारा, जिस परिवेश में उनको रहना सिखाया जाता है, किस तरह से उनको अपना जीवन व्यतीत करना है, जो उनकी गतिविधियां होती है सिखाया जाता है आपस में, उससे क्या हो जाता है वो बच्चे जो है अछूते रह जाते हैं, उनको वो जानकारी उपलब्ध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जानकारी ट्रांसफर होती है वो ना हो पाती, यदि बोत्सवाना का ये कार्यक्रम चल गया होता। इसके अतिरिक्त बोत्सवाना के बाद आप चले जाएंगे जापान में। जापान है, दक्षिण कोरिया है, यहाँ पर व्हेल मछली का शिकार किया जाता है। व्हेल मछली का शिकार बहुतायत मात्रा में किया जाता है, तेल और मांस के लिए किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से आर्थिक गतिविधि हुई। जो ट्रॉफी हंटिंग थी वहां पे पैसे को लेकर हंटिंग की परमिट दी गई थी, वो भी आर्थिक गतिविधि थी। तो आप बता सकते हैं समेकित रूप से कि पूरे विश्व में किस प्रकार से आर्थिक हितों भारी पड़ रहे हैं, किस पर, वन्य जीव संरक्षण पर आर्थिक हित भारी पड़ रहे हैं, राजनीतिक हित भारी पड़ रहे हैं। इसी तरह चीन में आप देख लीजिए, चीन तो लगातार जो है वन्य जीव का जो शिकार होता है इसको बढ़ावा देता है। अभी हाल ही में कोविड-19 का परिप्रेक्ष्य देख लीजिए। कोविड-19 में उसने बताया कि जो बाघ होते हैं उनके द्वारा हमने उनके पित्त से हमने भालू के पित्त से कोविड-19 की दवा बनाई है हमने। अब अगर चीन कह रहा है कि भालू के पित्त से हमने कोविड-19 की दवा बनाई है और बहुत कारगर दवा है, तो इससे क्या हो जा रहा है कि एक प्रकार से वो भालू के शिकार के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, अन्य देशों को कह रहा है कि भाई आप भालू का शिकार करिए, उससे दवा बनाइए। इससे क्या होता है, शिकारियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा बाजार है। अवैध जो शिकार होते हैं उनके जानवरों के मांस हड्डियों का एक बहुत बड़ा बाजार चीन है। तो चीन तो इस क्रम में लगातार लगा पड़ा है, किस तरह से उस जीवों को समाप्त कर रहा है। अब वहां गिने चुने ही ग्रामीण बचे, क्योंकि चीन का लगभग 80% भाग जो है वो शहरी हो चुका, मतलब शहरीकरण 80% भाग में चीन के हो चुका है, सिर्फ 20% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। ऐसे में आप आंकड़ा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से चीन में वन्य जीवों की स्थिति क्या होगी, वन्य जीव संरक्षण की परियोजनाएं क्या होगी। तो चीन को तो हम अलग ही लेके चलते हैं, चीन की बात हमें अभी यहाँ पे नहीं करनी है। आप दिखा सकते हैं, आपका उत्तर बेहतर होगा। आप यदि ये कोविड-19 का परिप्रेक्ष्य दिखा देखें, किस प्रकार से भालू के पित्त से जो है दवा बनाने की बात हुई थी, इससे शिकार को प्रोत्साहन मिलेगा, शिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, और वन्य जीव जो संरक्षण परियोजनाएं हैं, जो हमारे पर्यावरणविद हैं, जो वन्य जीव संरक्षण प्रेमी हैं, उनको किस तरह से निराशा होगी, इन चीजों को आप दिखा सकते हैं। तो पहले भाग में अपने उत्तर के आपको दिखाना है कि कहां-कहां इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, किन-किन देशों द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम को, और उन देशों द्वारा यदि कार्यक्रम को चलाया जा रहा है तो इसके पीछे उन देशों द्वारा तर्क क्या दिया जा रहा है, और तर्क के साथ-साथ उसका किस प्रकार से उनके आर्थिक लाभ हो रहा है, किस प्रकार से राजनीतिक लाभ हो रहा है, इसको आप दर्शाएंगे। अब दूसरे भाग में आपको क्या करना है। दूसरे भाग में, पहले भाग में आपने बता दिया कहां-कहां शिकार हो रहा है, किस तरह से शिकार हो रहा है। दूसरे भाग में आप बताएंगे कि यदि ऐसे इसी तरह से शिकार होता रहा तो किस तरह से पर्यावरण का विनाश हो रहा है, किस तरह से जैव विविधता हमारी कम हो रही है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे मैंने हाथियों के बारे में पहले बताया
कि एक सामाजिक प्राणी होते हैं। यदि इनकी हत्या हो जाती है बड़ों की, तो छोटे बच्चे बड़ों से जो सीखने की कला है वो सीख नहीं पाते हैं, जिससे उनको समस्या होती है। मतलब डाटा ट्रांसफर एक प्रकार से कह लें, जानकारियों का जो ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वो नहीं हो पाता यदि बोत्सवाना सफल हो गया होता तो। जैसे इसके बाद यदि हम बात करें, ट्रॉफी हंटिंग हमने देख लिया। फिर जो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो जो उसने हाउ बारा बस्टर्ड की परमिट दी थी, राजनीतिक हित के लिए दिया था, क्योंकि उसमें कोई उसका आर्थिक हित नहीं था। और जैसे कि जो भी देश होते हैं यदि इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं तो उनके पीछे तर्क दिया जाता है, सेकंड भाग में आप लिखेंगे, उनके पीछे तर्क दिया जाता है कि यदि हम इस तरह से कुछ जानवरों का शिकार करने की परमिट देते हैं तो उससे जो हमारी आर्थिक लाभ होगा, जो हमें आर्थिक लाभ होगा, उसका प्रयोग हम इन्हीं जीवों के संरक्षण परियोजनाओं पर करेंगे। लेकिन हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि किसी जीव के मार कर ही, किसी जीव के हत्या के द्वारा उससे अर्जित पैसे से ही उसका संरक्षण किया जाएगा? ये तो अपने आप में ही सोचने वाली बात है। बोत्सवाना द्वारा यही कहा गया था कि हम वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं पर ही इन पैसों को खर्च करेंगे। तो इसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं जो हैं, यदि इसी तरह से अवैध शिकार जानवरों का चलता रहा, जिस तरह से अनेक देशों द्वारा चलाए गए हैं कार्यक्रम, तो किस प्रकार से वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को जो है हानि पहुंचेगी, किस प्रकार से जैव विविधता का ह्रास होगा, किस प्रकार से वन्य जीवों का ह्रास होगा, उसके बारे में आप लिखेंगे। द्वितीय भाग में अपने उत्तर के लिखना है। फिर बात आती है निष्कर्ष में। निष्कर्ष में आप क्या देंगे? निष्कर्ष में आप देंगे कि जहां एक तरफ अंधाधुंध विकास की दौड़ में, अंधाधुंध विकास की दौड़ में हम वन्य संसाधनों, वन्य जीवों को ह्रास कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन वन्य भूमि कम होती जा रही है। ऐसे में यदि देशों द्वारा शिकार की परमिट दी जाती है तो निश्चित रूप से विलुप्तीकरण की जो दर है इसको बढ़ा देगी। इसके अतिरिक्त समय समय पर वैश्विक घटनाओं में आने वाले, वैश्विक स्तर पर आने वाले दावानल ने वन्य जीवों के ह्रास की गति को ऐसे ही दोगुना कर दिया है। उदाहरण के रूप में आप अमेजन को देख सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में आई आग को देख सकते हैं, किस प्रकार से करोड़ों की संख्या में वन्य जीवों का नुकसान हुआ है, वन्य जीवों की हत्या हुई है। तो इसके बारे में आप बताएंगे निष्कर्ष में कि किस प्रकार से एक तरफ तो लोग संरक्षण परियोजनाएं चला रहे हैं, दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं के कारण वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है, और वैश्विक आग के कारण तो वन्य जीवों का ह्रास हो ही रहा है। ऐसे में यदि खुली परमिट हम देते हैं तो निश्चित रूप से स्पीड दोगुनी होगी, 3 गुनी होगी, और इससे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को हानि होगी। इसके बारे में समेकित रूप से आपको एक समग्र आंसर लिखना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले प्रस्तावना में आप बताएंगे कि किस प्रकार से वैश्वीकरण की दौड़ में, विकास की दौड़ में किस प्रकार से देशों द्वारा जो विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके द्वारा वन्य भूमि का ह्रास हो रहा है, वन्य जीव संसाधनों का ह्रास हो रहा है, और यदि कुछ देशों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए जानवरों को मारने की, शिकार की खुली परमिट दी जाती है तो निश्चित रूप से यह जैव विविधता के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। इसका निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए। इसके बाद आप मुख्य भाग में आ जाएंगे। मुख्य भाग में आपको बताना है कि कहां-कहां किन क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के जीवों के मारने की परमिट दी गई है। इसके अलावा भी यदि आपको पता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव को मारने की परमिट दी गई है तो उसको आप अपने मुख्य भाग के जो प्रथम भाग है, मुख्य भाग में जो प्रथम भाग है उसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस देश में इस चीज की मारने की परमिट दी गई है। जब आप ये डाटा लिख देते हैं कि कहां पे क्या हो रहा है, इसके बाद सेकंड चरण में आप उनके तर्कों को बताएंगे कि उन देशों द्वारा, जो संबंधित देश हैं, उनके लिए तर्क क्या दिए जा रहे हैं। यदि वो हत्या के लिए, शिकार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं, उन तर्कों के बारे में आप मुख्य भाग के द्वितीय चरण में आप लिखेंगे। जब आपका मुख्य भाग कंप्लीट हो जाता है, आप तर्क दे देते हैं, फिर आपको निष्कर्ष में जाना है और आपको निष्कर्ष में इन चीजों को समेकित रूप से लेकर चलना है और बताना है कि किस प्रकार से एक तरफ दावा नल की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में तो वन्य जीवों का ह्रास हो ही रहा है। यहाँ तक कि शिकारियों पर अभी तक देश अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पाए हैं, ऐसे में तो उधर वन्य जीव का ह्रास हो रहा है। और यदि खुली परमिट दी जाती है तो इससे
ह्रास की जो दर है, वन्य जीव हत्या की जो दर है, वन्य जीव विलुप्तीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी और ये चिंताजनक है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां होंगी वो बहुत सारे ऐसे वन्य जीवों को देखने से वंचित रह जाएंगी जिस पर उनका भी अधिकार है। तो ये समग्र रूप से एक उत्तर कैसे लिखा जाए, किन बिंदुओं को अपने उत्तर में समाहित करना है, बताने में सफल हुआ हूं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए उत्तर, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।